नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में गहराई से जानेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। तो आज का मुद्दा है भारत के राष्ट्रपति। क्या वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख है, एक रबर स्टैंप, या उनकी भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी है? राष्ट्रपति, जो देश के पहले नागरिक भी कहे जाते हैं, एकता के प्रतीक। हम समझेंगे कि उनका चुनाव कैसे होता है, उनके पास शक्तियां क्या-क्या हैं, और हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें उनकी असल हैसियत क्या है। जी, संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का जिक्र है और राष्ट्रपति उसके प्रमुख हैं। हाँ, तो चलिए इस दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले चुनाव की बात। ये बात शायद कई लोगों को पता ना हो कि हम और आप सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते। बिल्कुल सही कहा आपने। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। इसके लिए एक खास निर्वाचक मंडल होता है, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, इसमें कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनके चुने हुए सदस्य, चुने हुए, ठीक है। और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य। और हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन विधानसभाएं हैं, उनके चुने हुए सदस्य भी। ये 70वें संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, मतलब जो सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड, वो वोट नहीं डालते? नहीं, वो नहीं डालते। और राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं, राइट, उनके सदस्य? वो भी नहीं। विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य, ये दोनों ही इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। और अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई हो तब? तो उसके सदस्य भी वोट नहीं दे सकते, चाहे उस टाइम चुनाव न भी हुए हों। ठीक है। ये चुनाव का तरीका भी कुछ अलग है सुनाए, जैसे वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। ये क्या है? हाँ, ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, पर इनका मकसद सीधा है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि अलग-अलग राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से वजन मिले, मतलब प्रतिनिधित्व में एकरूपता हो। और दूसरी बात, राज्यों और केंद्र के बीच एक तरह की बराबरी, पैरिटी बनी रहे। इसके लिए हर विधायक और हर सांसद के वोट का एक मूल्य निकाला जाता है। वोट का मूल्य? हाँ, वैल्यू। ये उस राज्य की जनसंख्या और वहां के विधायकों या सांसदों की संख्या पर निर्भर करता है। अच्छा। और ये जनसंख्या 1971 की जनगणना के हिसाब से ली जाती है, अभी तक, जब तक 2026 के बाद नई जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते। ओके। और ये एकल संक्रमणीय मत, ये क्या चीज है? देखिए, इसका मतलब है कि वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता। अच्छा। वो अपनी पसंद बताता है, वरीयता देता है। जैसे मेरी पहली पसंद ये, दूसरी ये, तीसरी है, ऐसे। जीतने के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है, मतलब आधे से ज्यादा वोटों का मूल्य। ठीक है। पहले सबकी पहली पसंद गिनी जाती है। अगर किसी को कोटा मिल गया तो वो जीत गया। अगर नहीं मिला तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले हैं, उसे हटा दिया जाता है। अच्छा। और उसके वोटों को देखा जाता है कि उन वोटरों की दूसरी पसंद कौन थी। फिर वो वोट उन उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अच्छा, ऐसे ट्रांसफर होते हैं वोट? हाँ, और ये तब तक चलता है जब तक किसी न किसी उम्मीदवार को वो जरूरी कोटा नहीं मिल जाता। और हाँ, ये वोटिंग गुप्त होती है। यानी ये पक्का किया जाता है कि जो भी जीते उसे बहुमत का समर्थन हो। बिल्कुल। वैसे संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी कि ये तरीका थोड़ा अलोकतांत्रिक सा है, सीधे चुनाव क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल उठा था, बिल्कुल। हाँ। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव चुनने के पीछे कुछ ठोस वजहें थीं। जैसे कि? पहली पहली तो ये कि हमारी संसदीय प्रणाली है। यहाँ असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं। अब अगर राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती तो फिर उन्हें इतनी कम शक्तियां देना वो थोड़ा अजीब लगता, एक विरोधाभास होता। बात तो सही है। दूसरी वजह, भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे वोटर्स हैं, सीधे चुनाव कराना बहुत खर्चीला होता, बहुत समय लगता। और तीसरी बात, अगर मान लीजिए सिर्फ सांसद ही राष्ट्रपति चुनते तो जाहिर है जिसका केंद्र में बहुमत होता उसी का उम्मीदवार जीतता। फिर वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे करता? हाँ, ये भी बात है। तो ये जो मौजूदा व्यवस्था है, ये केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, एक संतुलन बनाती है। ये दिलचस्प है कि कैसे संतुलन बनाने की कोशिश हुई। अच्छा, अब ये बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए? योग्यताएं बहुत सीधी सी हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, 35 साल की उम्र पूरी कर लियो। 35 साल। तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, मतलब जो योग्यताएं लोकसभा सांसद के लिए चाहिए वो हों।
और चौथा, कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी ना हो जिससे सैलरी वगैरह मिलती हो। अच्छा, लाभ का पद। लेकिन जो मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री हैं, वो तो चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, उन्हें इस लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। वो उम्मीदवार बन सकते हैं। और नामांकन के लिए भी सुना है कुछ खास शर्तें हैं, प्रस्तावक और समर्थक। जी हाँ, कम से कम 50 वोटर मतलब निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 85 समर्थक। 50-50। हाँ, और एक जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। अभी शायद 15,000 रुपए। ये क्यों? ये इसलिए ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवारी मैदान में उतरे। अगर किसी को कुल वोटों का छठा हिस्सा भी नहीं मिलता तो ये राशि जब्त हो जाती है। अच्छा, और पद संभालने से पहले शपथ भी होती है? बिल्कुल, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वो अपने पद का ईमानदारी से पालन करेंगे, संविधान और कानून की रक्षा करेंगे और भारत के लोगों की सेवा और कल्याण में लगे रहेंगे। ये शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई दिलाते हैं, और अगर वो किसी वजह से उपस्थित न हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ जज होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कुछ शर्तें भी लागू होती होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे वो संसद के किसी सदन या राज्य की विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। अगर हो तो? अगर चुनाव जीतने के टाइम वो सदस्य हैं तो जैसे ही वो राष्ट्रपति पद संभालेंगे उनकी वो सीट खाली मान ली जाएगी। अच्छा। वो कोई और लाभ का पद भी नहीं ले सकते। उन्हें बिना किराया दिए रहने के लिए सरकारी आवास मिलता है, राष्ट्रपति भवन। उनकी सैलरी, भत्ते, विशेषाधिकार ये सब संसद तय करती है और कार्यकाल के दौरान इन्हें कम नहीं किया जा सकता। और रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है जो आखिरी सैलरी का 50% होती है, और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। क्या उन्हें अपने काम के लिए कुछ कानूनी छूट, इम्यूनिटी भी मिलती है? हाँ, मिलती है। अपने पद पर रहते हुए जो भी वो आधिकारिक काम करते हैं उसके लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई भी नहीं? हाँ, आधिकारिक काम के लिए पूरी छूट है, और उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई क्रिमिनल केस मतलब फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, चाहे वो उनके निजी काम से जुड़ा क्यों ना हो। अरे वाह! उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही जेल भेजा जा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई सिविल केस हो, दीवानी मामला? हाँ, अगर मामला दीवानी है और उनके निजी कामों से जुड़ा है तो मुकदमा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी पहले 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है। समझ गई। अब बात करते हैं कार्यकाल की। सामान्य तौर पर 5 साल होता है ना? जी, 5 साल। क्या वो इससे पहले पद छोड़ सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ, वो चाहें तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है। और उन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही आधार पर, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन? हाँ, और इसके लिए एक खास प्रक्रिया है जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। पर ये संविधान का उल्लंघन क्या माना जाएगा, ये कहीं लिखा है? नहीं, संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ये एक तरह से संसद की व्याख्या पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे है? ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा। कहीं भी? हाँ, जिस सदन में आरोप शुरू होते हैं उसके कम से कम 1/4 सदस्यों को उस आरोप पत्र पर दस्तखत करने होते हैं। 1/4 सदस्य, ठीक। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद अगर वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देता है। 2/3 बहुमत, वो भी कुल सदस्यों का? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये विशेष बहुमत है। अगर ये पास हो जाता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। फिर दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है, एक तरह से कोर्ट की तरह काम करता है। अच्छा, जांच होती है? हाँ, और राष्ट्रपति को पूरा हक होता है कि वो उस जांच में खुद पेश हों या अपना कोई वकील भेजें, अपना पक्ष रखें। ठीक है। अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी उन आरोपों को सही पाता है और अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो उसी क्षण से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। जी, इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। एक बात और, इसमें वोट कौन डालता है? क्या वही लोग जो चुनाव में डालते हैं? नहीं, थोड़ा फर्क है। महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट डालते हैं, चुने हुए भी और मनोनीत भी। अच्छा, मनोनीत सदस्य भी, जो चुनाव में नहीं डालते? हाँ। लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो चुनाव में वोट डालते हैं वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। ये तो दिलचस्प है। क्या भारत में कभी किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है? नहीं, आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।
चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, और किन वजहों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? 5 साल पूरे होने, इस्तीफा देने या महाभियोग के अलावा? पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों का निधन कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। हाँ, मुझे याद है। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को ही रद्द कर दे या वो पद के लिए अयोग्य ठहराए जाएं। अगर कार्यकाल पूरा होने से पद खाली हो रहा है, तब तो खैर चुनाव पहले ही हो जाता होगा। हाँ, नियम तो यही है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से देर हो जाए तो जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वही पद पर बने रहेंगे तब तक जब तक उनका उत्तराधिकारी आकर पद संभाल नहीं लेता। मतलब पद कभी खाली नहीं रहता। बिल्कुल। ताकि कोई गैप ना आए। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनते। अच्छा, लेकिन अगर पद अचानक खाली हो, जैसे इस्तीफे से या मृत्यु से या महाभियोग से, तब फिर उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल लेते हैं। और चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर? ठीक है। और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। और एक और स्थिति है। मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार हैं या विदेश दौरे पर हैं, मतलब कुछ समय के लिए अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तभी उपराष्ट्रपति उनके काम को संभालते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस काम करने लायक नहीं हो जाते। ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी, तब कौन? ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। सीजेआई? अच्छा, हाँ। और अगर मान लीजिए सीजेआई का पद भी उस समय खाली हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ जज होंगे वो ये जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था 1969 में। तब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तब सीजेआई एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अच्छा। और जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उसे राष्ट्रपति वाली सारी शक्तियां, सारी छूट और वही सैलरी भत्ते मिलते हैं। चलिए, ये व्यवस्था तो काफी स्पष्ट है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। ये तो बहुत सारी लगती हैं। हाँ, उनकी शक्तियां काफी व्यापक हैं। इन्हें समझने के लिए हम अलग-अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियां, मतलब सरकार चलाने से जुड़ी, विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने से जुड़ी, वित्तीय शक्तियां पैसे रुपए से जुड़ी, न्यायिक शक्तियां, फिर राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या आता है? देखिए, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। सारे काम? हाँ, औपचारिक रूप से। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा कई बड़े पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये सब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। काफी लंबी लिस्ट है ये तो। हाँ, और वे प्रधानमंत्री से सरकार के कामकाज या किसी कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। अच्छा, जानकारी मांग सकते हैं। और अगर किसी मंत्री ने कोई फैसला अकेले ले लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि उस फैसले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। ये भी एक अहम बात है। वे एससी, एसटी और ओबीसी की स्थितियों की जांच के लिए आयोग बना सकते हैं। राज्यों के बीच सहयोग के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त कर सकते हैं। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन तो वो सीधे अपने नियुक्त प्रशासकों के जरिए देखते ही हैं। ये तो हुई कार्यकारी शक्तियां। अब विधायी शक्तियों के बारे में बताइए। राष्ट्रपति तो संसद का हिस्सा भी माने जाते हैं ना, है ना? बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। उनकी विधायी शक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे संसद का सत्र बुला सकते हैं, सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं, मतलब सत्र को खत्म कर सकते हैं, और वे लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। लोकसभा भंग कर सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर। वे आम चुनाव के बाद पहले सत्र को और हर साल के पहले सत्र को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधित करते हैं। हाँ, वो अभिभाषण होता है। जी, वे संसद को किसी बिल या किसी और मुद्दे पर संदेश भेज सकते हैं। अगर कभी ऐसी स्थिति हो कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो या राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों का पद खाली हो, तो वे सदन की अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा। और वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा का विशेष ज्ञान या अनुभव हो।
हाँ, ये तो हम जानते हैं। पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करते थे, पर अब वो प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक है। वे चुनाव आयोग की सलाह पर संसद सदस्यों की अयोग्यता के सवाल पर फैसला करते हैं। और कुछ खास तरह के बिल, जैसे अभी हमने बात की थी मनी बिल या नए राज्य बनाने या सीमा बदलने वाले बिल, वो राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश के बिना संसद में पेश ही नहीं किए जा सकते। और जब संसद कोई बिल पास कर देती है, तब राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? ये सबसे अहम विधायी शक्ति है। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। या तो वो बिल पर अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाए। ठीक है। या वो अपनी सहमति रोक लें, मतलब मना कर दें। या फिर अगर वो मनी बिल नहीं है, तो उसे एक बार संसद को वापस भेज दें पुनर्विचार के लिए। अच्छा, वापस भेज सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें बदलाव करे या ना करे, और फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। वो फिर मना नहीं कर सकते। अच्छा, दोबारा भेजने पर सहमति देनी जरूरी है। जी, ये निलंबनकारी वीटो कहलाता है, जिस पर हम शायद आगे बात करेंगे। राज्यों के बिलों पर भी उनकी भूमिका होती है? हाँ, जब किसी राज्य का राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है, तो उस पर भी राष्ट्रपति के पास वही विकल्प होते हैं: सहमति देना, रोकना, या अगर मनी बिल नहीं है तो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश देना। यहाँ भी वही नियम है कि दोबारा पास होने पर सहमति देनी होगी? नहीं, यहीं पर एक बड़ा फर्क है। अगर राज्य विधानमंडल बिल को दोबारा पास करके भेजता भी है, तब भी राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो फिर से रोक सकते हैं। अरे, ये तो बड़ा अंतर है। जी हाँ। और एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी है। हाँ, अनुच्छेद 123 के तहत। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें तुरंत कानून बनाना जरूरी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इसका असर? इसका असर बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसा ही होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होगा, उस अध्यादेश को 6 हफ्ते के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। अगर नहीं कराया तो वो खत्म हो जाएगा। 6 हफ्ते, ठीक है। इस पर भी आगे बात करेंगे शायद। जी, और वे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसी जगहों के लिए नियम रेगुलेशन भी बना सकते हैं। ठीक है। अब जरा वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में बताइए। वित्तीय शक्तियों में पहली बात तो वही कि कोई भी मनी बिल या धन विधेयक उनकी पूर्व सिफारिश के बिना लोकसभा में पेश नहीं हो सकता। हाँ, ये हमने सुना। दूसरा, वो हर साल देश का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, संसद के सामने रखवाते हैं। सरकार कोई भी अनुदान या ग्रांट की मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं कर सकती। भारत की एक आकस्मिकता निधि होती है, कंटिंजेंसी फंड। किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति इस फंड से एडवांस पैसा दे सकते हैं। अच्छा। और हर 5 साल में वो एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है। इसका काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से मिले पैसे का बंटवारा कैसे हो, इस पर सिफारिशें देना। ठीक है। और न्यायिक शक्तियां? न्यायिक शक्तियों में सबसे प्रमुख है नियुक्तियां। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं। जजों की नियुक्ति? दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण सवाल उठ गया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए, तो वो सवाल को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। यह अनुच्छेद 143 के तहत होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की राय माननी जरूरी है? नहीं, राष्ट्रपति के लिए वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। अच्छा। और तीसरी बड़ी न्यायिक शक्ति? वो है क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। हाँ, अनुच्छेद 72, पार्डनिंग पावर। इसमें क्या क्या शामिल है? इसके तहत राष्ट्रपति किसी सजा पाए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास मामलों में ही लागू होता है। किन मामलों में? पहला, अगर सजा किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए मिली हो जो संघ की कार्यकारी शक्ति के दायरे में आता है, मतलब केंद्रीय कानून। दूसरा, अगर सजा किसी सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल ने दी हो। अच्छा, कोर्ट मार्शल के मामलों में भी? हाँ। और तीसरा, अगर किसी को मृत्युदंड यानी मौत की सजा मिली हो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सजा को पूरी तरह माफ पार्डन कर सकते हैं। सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, कम्यूटेशन, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। सजा की अवधि कम कर सकते हैं, रिमिशन, बिना प्रकृति बदले। किसी विशेष परिस्थिति जैसे सजायाफ्ता महिला की गर्भावस्था के कारण सजा कम कर सकते हैं, रेस्पाइट। या सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, रिप्रीव, खासकर मौत की सजा पर, ताकि क्षमा याचना वगैरह के लिए समय मिल सके। ये तो काफी व्यापक शक्ति है। हाँ, लेकिन ये एक कार्यकारी शक्ति है। इसे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की तरह नहीं देखना चाहिए।
इसका मकसद होता है कि अगर न्याय में कोई गलती हुई हो या सजा बहुत ज्यादा कठोर लग रही हो तो उसे सुधारा जा सके। क्या राज्यपाल के पास भी ऐसी शक्ति होती है? हाँ, अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के कानूनों के तहत मिली सजाओं के लिए ऐसी ही शक्ति है, लेकिन दो बड़े फर्क हैं। क्या? राज्यपाल कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते और वो मौत की सजा को पूरी तरह माफ पार्डन नहीं कर सकते। हाँ, वो मौत की सजा पर रोक लगा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते। मौत की सजा माफ करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, अंत में राजनयिक और सैन्य शक्तियां। राजनीतिक क्षेत्र में भारत जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते करता है वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अच्छा। हालांकि उन पर बाद में संसद की मंजूरी जरूरी होती है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे विदेशों में राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजते हैं और दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत करते हैं। और सैन्य शक्तियां? वे भारत के रक्षा बलों यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर? हाँ, वे तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और वे युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ये भी संसद की मंजूरी के अधीन होता है। और इन सब के अलावा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, राष्ट्रपति के पास 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां भी हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो ये तो हो गई सारी शक्तियां। अब जरा वीटो शक्ति पर लौटते हैं, जिसका जिक्र आपने पहले किया था कि राष्ट्रपति बिल पर सहमति रोक सकते हैं या लौटा सकते हैं। हाँ, ये अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। वीटो का मतलब ही होता है मैं मना करता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद होता है कि संसद ने अगर जल्दबाजी में कोई कानून बना दिया हो या कोई ऐसा कानून बना दिया हो जो संविधान के हिसाब से ठीक ना हो तो उसे रोका जा सके। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति है? मुख्य रूप से 3 तरह की हैं: आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और पॉकेट वीटो। एक चौथी तरह का वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, वो भारत में नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों कैसे काम करते हैं? आत्यंतिक वीटो क्या है? आत्यंतिक वीटो का मतलब है बिल पर सहमति देने से बिल्कुल मना कर देना। बस बिल वहीं खत्म, वो कानून नहीं बनेगा। ये कब इस्तेमाल होता है? ये ज्यादातर 2 स्थितियों में होता है। एक, अगर बिल किसी गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया हो, मतलब मंत्री ने नहीं। दूसरा, अगर कोई सरकारी बिल संसद ने पास कर दिया लेकिन उस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने से पहले ही वो सरकार गिर गई या कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और जो नई कैबिनेट आई उसने राष्ट्रपति को सलाह दी कि इस बिल पर सहमति ना दे। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, उदाहरण है जैसे 1954 में पीएफ सुविनियोग विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और 1991 में सांसद वेतन भत्ते से जुड़े एक बिल पर राष्ट्रपति वेंकट रमण ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है। दूसरा, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो वो है जब राष्ट्रपति बिल को, मनी बिल को छोड़कर संसद के पास दोबारा विचार के लिए लौटा देते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, अगर संसद उसे साधारण बहुमत से फिर से पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। उनका वीटो सस्पेंड हो जाता है, यानी निलंबित हो जाता है। ये मनी बिल पर लागू नहीं होता? नहीं, मनी बिल को राष्ट्रपति या तो सहमति देते हैं या रोक लेते हैं, पर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। वैसे आमतौर पर मनी बिल पर वो सहमति दे ही देते हैं क्योंकि वो उनकी सिफारिश से ही पेश होता है। ठीक है। और तीसरा, पॉकेट वीटो। ये नाम बड़ा मजेदार है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति बिल पर न तो हाँ कहते हैं, ना कहते हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। बस उसे अपनी जेब में रख लेते हैं, यानी अनिश्चित काल के लिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि उन्हें कितने दिनों के अंदर बिल पर फैसला लेना है। अच्छा, कोई टाइम लिमिट नहीं है? नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति को 10 दिन संडे छोड़कर में फैसला लेना होता है, वरना बिल अपने आप कानून बन जाता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। इसीलिए मजाक में कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा गहरी है। हाँ, ये तो दिलचस्प बात है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1986 का है। तब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। वो बिल फिर कभी कानून नहीं बन पाया। अच्छा, क्या संविधान संशोधन बिलों पर भी वीटो लग सकता है? नहीं, 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद से राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। उस पर कोई वीटो नहीं है। ठीक है,
ये तो हुई संसद के बिलों की बात। राज्यों के बिलों पर भी वीटो होता है? हाँ, जैसा हमने पहले जिक्र किया था, जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं अनुच्छेद 200 के तहत, तो राष्ट्रपति उस पर अनुच्छेद 201 के तहत कार्यवाही करते हैं। वे सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं। ये आत्यंतिक वीटो जैसा हो गया। या राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि बिल को, अगर वो मनी बिल नहीं है, तो राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ये निलंबनकारी वीटो जैसा। और यहाँ वो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि अगर राज्य विधानमंडल बिल को दोबारा पास करके भेजता भी है, तब भी राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, ये आपने बताया था। और क्योंकि यहाँ भी कोई समय सीमा नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्य के बिलों पर भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। समझ गई। अब आते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर। अनुच्छेद 123, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये कब और क्यों इस्तेमाल होती है? ये राष्ट्रपति की एक बहुत अहम विधायी शक्ति है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश के सामने कोई ऐसी अप्रत्याशित या अत्यावश्यक स्थिति आ जाए जिससे निपटने के लिए फौरन कानून की जरूरत हो। मतलब ये एक तरह का इमरजेंसी कानून है? इमरजेंसी नहीं कहेंगे, पर हाँ, ये सामान्य प्रक्रिया से हटकर तात्कालिक जरूरत के लिए है। ये अस्थायी कानून होते हैं। क्या इस शक्ति पर कोई सीमाएं, कोई लिमिटेशंस हैं? हाँ, बिल्कुल है। 4 मुख्य सीमाएं हैं। पहली, ये तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या कम से कम कोई एक सदन सत्र में ना हो। अगर दोनों सदन चल रहे हैं तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी, राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि हालात ऐसे हैं कि तत्काल कार्रवाई जरूरी है। हालांकि 1970 के कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये लगे कि राष्ट्रपति की संतुष्टि गलत इरादे मैलाफाइड से है, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, मतलब कोर्ट इसे देख सकता है। हाँ, 38वें संशोधन ने इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था, पर 44वें संशोधन ने उसे फिर से पलट दिया। तीसरी सीमा, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और अध्यादेश पर भी वही संवैधानिक सीमाएं लागू होती हैं जो संसद के कानून पर होती हैं, जैसे वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, हर अध्यादेश को जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। और फिर अगर संसद के दोबारा सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर दोनों सदन उसे पास नहीं करते, तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। संसद चाहे तो उससे पहले भी उसे नामंजूर करने का प्रस्ताव पास कर सकती है। 6 हफ्ते? तो इसका मतलब एक अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक चल सकता है? देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है। हाँ। तो अगर सत्र खत्म होते ही अध्यादेश जारी हो तो वो 6 महीने तक चलेगा। फिर जब सत्र शुरू होगा तो 6 हफ्ते और मिलेंगे। तो अधिकतम अवधि हुई 6 महीने और 6 हफ्ते। समझ गई। राष्ट्रपति चाहें तो अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी नहीं होती। वो ऐसा मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। अध्यादेश पिछली तारीख से भी लागू हो सकता है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने DC वाधवा केस 1987 में कही थी। कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश एक असाधारण शक्ति है, इसे सामान्य विधायी प्रक्रिया का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। बार बार एक ही अध्यादेश को बिना संसद से पास कराए जारी करते रहना संविधान के साथ धोखा है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। इतनी सारी शक्तियां हमने गिनी, लेकिन फिर भी अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो बस नाम मात्र के प्रमुख हैं, नॉमिनल हेड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। इस प्रणाली में 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का नॉमिनल और एक वास्तविक रियल। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने काम उस सलाह के अनुसार ही करेंगे। मतलब सलाह माननी जरूरी है। जी। और अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो असली शक्ति उसी के पास है जो सदन के प्रति जवाबदेह है, यानी मंत्रिपरिषद। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में कुछ ऐसा ही कहा था ना? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा था कि भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति वैसी ही है जैसी ब्रिटिश संविधान में राजा की है। वो राष्ट्र का प्रमुख है, कार्यपालिका का नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, पर राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वो अपने मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वो न तो उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है, न ही उनकी सलाह के खिलाफ जा सकता है।
ये तो बहुत स्पष्ट है। हाँ, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ने तो इसे और भी पक्का कर दिया था। उसने लिख दिया कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी। अच्छा, 42वें संशोधन ने इसे बाध्यकारी बना दिया। जी, हालांकि बाद में 44वें संशोधन 1978 ने इसमें थोड़ी सी ढील दी। उसने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वो चाहें तो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। एक बार लौटा सकते। हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद फिर से वही सलाह भेज देती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। इसके कोई उदाहरण है जब राष्ट्रपति ने सलाह लौटाई हो? हाँ, हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 1997 में उत्तर प्रदेश और 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास अपनी मर्जी से, अपने विवेक से काम करने की कोई शक्ति है ही नहीं, कोई डिस्क्रेशनरी पावर नहीं। देखिए, संविधान सीधे तौर पर कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं देता, जैसे हम संवैधानिक विवेक कहें। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां राष्ट्रपति को अपनी विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसे हम परिस्थितिजन्य विवेक, सिचुएशनल डिस्क्रिशन कह सकते हैं। परिस्थितिजन्य विवेक, वो क्या होता है? ये कुछ खास हालात होते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुए और किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए? यहां राष्ट्रपति को अपने विवेक से फैसला लेना पड़ सकता है कि कौन व्यक्ति बहुमत साबित कर सकता है। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति होगी। या फिर मान लीजिए पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तब भी राष्ट्रपति को तय करना होगा कि किसे प्रधानमंत्री बनाए। एक और स्थिति हो सकती है, अगर कोई मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे लेकिन इस्तीफा देने से इनकार कर दे, तब राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ये भी उनका विवेकाधीन फैसला होगा। और लोकसभा भंग करना? हाँ, अगर मंत्रिमंडल ने सदन का विश्वास खो दिया है या अगर कोई सरकार बनी नहीं पा रही है, तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने का फैसला ले सकते हैं ताकि नए चुनाव हो सकें। ये भी एक तरह से विवेकाधीन स्थिति हो सकती है, खासकर अगर सरकार अल्पमत में हो और भंग करने की सलाह दे। तो मतलब कुछ गिनी चुनी परिस्थितियों में ही सही, पर राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सामान्य नियम नहीं है, ये अपवाद हैं। ज्यादातर मामलों में वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही बंधे होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति का पद कितना अहम है और कितना बहुआयामी है। चुनाव सीधे जनता नहीं करती, पर वो पूरे राष्ट्र के प्रतीक हैं। उनके पास कागज पर देखें तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमारी संसदीय व्यवस्था ऐसी है कि वो मुख्य रूप से मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करते हैं। बिल्कुल। हाँ, वीटो शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये कुछ हद तक संतुलन और नियंत्रण का काम करती हैं, और कुछ खास परिस्थितियों में, जैसा आपने बताया, वो अपने विवेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही कहा आपने। ये पूरी व्यवस्था, ये नाम मात्र के प्रमुख और वास्तविक कार्यकारी शक्ति के बीच एक बहुत ही नाजुक और दिलचस्प संतुलन दिखाती है। संविधान बनाने वालों की सोच यही थी कि राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, स्थिरता और गरिमा का प्रतीक बने। उनकी भूमिका औपचारिक ज्यादा है, पर महत्वपूर्ण बहुत है। आज के इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, खासकर जब देश में मिली-जुली सरकारें हों या राजनीतिक अस्थिरता का दौर हो, तब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का ये रिश्ता, ये संतुलन सरकार के कामकाज को असल में कैसे प्रभावित करता होगा? और क्या राष्ट्रपति अपने उस परिस्थितिजन्य विवेक का इस्तेमाल करके वाकई में देश के शासन पर कोई गहरा असर डाल सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।